पुस्तक का नाम यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 8। सूझबूझ की जादूगरनी उमाबाई। 15 मार्च सन 1818 ईस्वी नागपुर के राजा अप्पा साहब भोसले का राज्य। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि का सुनहरा सपना देशी रियासतों को पहले ही दिखा दिया था। कैप्टन ब्राउनी के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना नागपुर पहुंची और बलपूर्वक महल में प्रवेश करके राजा अप्पा साहब तथा उनके दोनों मंत्रियों को कैद कर लिया। कोई आरोप न मिलता देख अंग्रेजों की ओर से कहा गया कि इन्होंने परसोजी की हत्या की है। अप्पा को कैद करने के बाद कड़ी सैनिक निगरानी रखी गई। उन्हें नागपुर से इलाहाबाद ले जाने की योजना बनाई गई। नागपुर राज्य जैसे अनाथ हो गया हो। कोई ऐसा साहस दिखाने को तैयार न था कि अप्पा को अंग्रेजी सेना के चंगुल से निकाला जा सके। ऐसे आपत्ति काल में अप्पा की 19 वर्षीय पत्नी उमाबाई ने जो कार्य कर दिखाया उस पर सहज रूप में विश्वास नहीं होता। अन्य स्त्रियों की तरह उनने आंसू बहाना नहीं सीखा था। उसमें धैर्य धारण करने की शक्ति थी और सूझबूझ भी, जिसके द्वारा अंग्रेजों को ऐसा जलील किया कि वह भी वर्षों तक भारतीय नारी की साहसपूर्ण गाथा को भूले न होंगे। रानी उमा ने अपने विश्वस्त सेवक गंगा सिंह के नेतृत्व में 16 सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की और अंग्रेजी सैनिकों की वर्दी पहनाकर आवश्यकता अनुसार मार्ग व्यय तथा अन्य खर्च देकर विदा किया। वह सैन्य टुकड़ी जबलपुर की ओर चल दी। उसे पता लगा कि ब्राउनी जबलपुर के मार्ग से अप्पा को इलाहाबाद ले जा रहा है। फिर क्या था, उस पहाड़ी और जंगली मार्ग से पता लगाते हुए सैन्य टुकड़ी आगे बढ़ने लगी। उस क्षेत्र में गोंड लोगों का राज था। इधर ब्राउनी भी तेज गति से एक के बाद दूसरे क्षेत्र छोड़ने के लिए अपने सैनिकों को आज्ञा देता जा रहा था। उसे इलाहाबाद पहुंचने की जल्दी थी। मार्ग में अप्पा जी ने रामटेक में दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की, पर ब्राउनी ने सुनी अनसुनी कर दी। 5 मई सन 1818 ईस्वी को गंगा सिंह के नेतृत्व वाली सैन्य टुकड़ी ने पुजढार नामक स्थान पर ब्राउनी को जा घेरा। उसे उन सैनिकों पर संदेह हो गया। ब्राउनी ने तुरंत आत्मसमर्पण की आज्ञा दी, पर वे सब पूरी तैयारी से आए थे। गंगा सिंह ने आगे बढ़कर कैप्टन को एक बंद लिफाफा दिया जो चलते समय रानी उमा के द्वारा उसे मिला था। लिफाफा खोला गया। उसमें इलाहाबाद के दुर्ग रक्षक कैप्टन डेसमयूर के हस्ताक्षर थे और लिखा था कि ये 16 सिपाही बड़े विश्वसनीय हैं। इन्हें पहरेदारों में स्थान दिया जा सकता है। एक साधारण से पत्र ने गंगा सिंह को कैप्टन का विश्वसनीय सैनिक बना दिया। 2-3 दिन बाद उन सैनिकों को अप्पा जी से मिलने की सुविधा दे दी गई। अंग्रेज सैनिकों को खास पहरे से हटाकर इन 16 सैनिकों को लगा दिया गया। वे अप्पा जी के साथ साथ चलने लगे। 12 मई को जबलपुर से 30 मील दूर राचूर नामक स्थान पर रात्रि को सभी ने विश्राम किया। सोते समय उनके पलंग के आसपास 6 सैनिकों का पहरा रहता था। रात को उन 16 सैनिकों में से 6 सैनिकों ने पहरा दिया। अन्य 10 सैनिक व्यवस्था में लगे रहे। रात के 3 बजे उनकी ड्यूटी समाप्त होने को थी। इससे पूर्व ही घोड़ों का प्रबंध करके अप्पा जी को 10 सैनिकों के साथ उस कैद से छुड़ाकर भगा दिया गया। जो 6 सैनिक अवशेष रह गए थे, उन्होंने 3 बजे अपनी ड्यूटी अंग्रेज सैनिकों को सौंप दी और सुबह होने से पहले वे भी मौका देखकर 9-11 हो गए। सवेरा हुआ। रोज की तरह अप्पा सोकर न उठे तो एक सैनिक उन्हें जगाने गया। चादर हटाकर देखा तो वहां अप्पा न थे, वरन 2 लंबे तकिए चादर में ढके रखे हुए थे। ब्राउनी को जैसे ही यह पता चला, उसमें इस समाचार को सुनने की शक्ति न रह गई थी। वह तो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। अब क्या होगा, उसके मुंह से निकला। चारों दिशाओं में घोड़े दौड़ाए गए। 2 दिन तक निरंतर खोजबीन की गई। जिस ओर जाकर पूछा जाता कुछ भी पता न लगता। पूरब दिशा में घुड़सवार सैनिक तलाश करने गए तो राहगीरों ने कहा शायद पश्चिम की ओर गए हों। इधर तो कोई वर्दीधारी सैनिक नहीं दिखाई दिया। इस तरह ब्राउनी के सैनिकों को खूब चकमा दिया गया और रानी उमा की योजना पूर्ण रूप से सफल हुई। अंग्रेज सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। जो कोई अप्पा साहब को जीवित या मृत स्थिति में लाएगा उसे इस इनाम के अतिरिक्त 10,000 रुपए वार्षिक की जागीर भी भेंट की जाएगी। पर किसी ने लालच में पड़कर अप्पा साहब का पता न बताया न पकड़वाने में रुचि ली।
ब्राउनी को असावधानी के आरोप में कैद कर लिया गया। डे समयूर को भी उस पत्र की पूछताछ के लिए न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होना पड़ा। उसने यह स्वीकार किया कि यह हस्ताक्षर मेरे हैं, पर आश्चर्य यह है कि इस पत्र को न मैंने लिखा है और न हस्ताक्षर किए हैं। फिर हस्ताक्षर आ कहां से गए? इतना कहते ही ब्राउनी को मुक्त कर दिया गया। विस्मृत वीरांगना रानी तलाश कुंवर सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली ऐसी कितनी ही वीरांगनाएं हैं जिनका ऐतिहासिक उल्लेख अप्राप्य है। वैसी ही वीरांगनाओं में से एक उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित अमोढ़ा राज्य के राजा जंग बहादुर की रानी तलाश कुंवर हैं, जिन्होंने सन 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था। पति की मृत्यु के पश्चात राज्य व्यवस्था का संपूर्ण कार्यभार रानी के कंधों पर आ गया था। पति के साथ सती होने की अपनी उत्कट अभिलाषा उन्होंने प्रजा एवं राज्य व्यवस्था की बलिवेदी पर बलिदान कर दी। रानी ने अपने संपूर्ण मनोयोग, योग्यता एवं दक्षता से राज्य की व्यवस्था प्रारंभ कर दी। कुछ ही समय में रानी ने एक कुशल संरक्षिका के रूप में प्रसिद्धि पाली और अपने राज्य को दुगुना बढ़ा लिया। प्रजा की सुख समृद्धि में वृद्धि होने लगी, राज्य का वैभव बढ़ने लगा। रानी तलाश कुंवर ने अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा शीघ्र ही प्रजा का स्नेह और विश्वास पा लिया। राज्य का संचालन करते हुए कुछ ही समय बीता था कि गोंडा के महाराजा देवी बख्श सिंह ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय सहयोग देने का संदेश भेजा। रानी ने इसे अपना धर्म समझकर उन्हें पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया। अपने वचनानुसार तलाश कुंवर ने एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी राजा देवी बख्श सिंह के पास भेज दी। इस सैनिक टुकड़ी के सैनिकों ने शत्रुओं से जमकर लोहा लिया। इन सैनिकों ने अंग्रेजों के एक जहाज पर, जिसमें सैनिक तथा युद्ध सामग्री भरी पड़ी थी, जबरदस्त आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। रानी के सैनिकों की विजय हुई। अधिकांश अंग्रेज सैनिक खेत रहे। जो बचे थे उनके अनुनय विनय पर रानी के सैनिकों को दया आ गई। उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। बस फिर क्या था, प्रतिशोध की ज्वाला दावानल बनकर भड़क उठी। अंग्रेज शासकों द्वारा गांव के गांव नष्ट कर दिए गए, घर राख हो गए, सर्वत्र हाहाकार छा गया। बूढ़े बच्चे आदि जो भागने में असमर्थ थे, वे गोली का शिकार बन गए। प्रजा पर संकट आया देख रानी तलाश कुंवर ने अपने मुट्ठी भर सैनिकों को साथ लेकर वीर वेश धारण कर उनकी रक्षा के लिए अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। उन्हें जहां एक और स्वाधीनता और मातृभूमि के लिए हंसते हंसते वीर गति को वर्ण करने वाले बलिदानी योद्धा मिले, वहां दूसरी ओर पैसे के लालच में रानी तथा देशवासियों के प्रति गद्दारी करने वाले भी निकले। रानी तलाश कुंवर की छोटी सी देशभक्तों की अप्रशिक्षित और देशी हथियारों वाली सेना ने अंग्रेजों की आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित प्रशिक्षित सेना के छक्के छुड़ा दिए। उन्हें पीछे हटना पड़ा और मानना पड़ा कि कोमलांगी कहे जाने वाली नारी समय पड़ने पर रणचंडी भी बन सकती। दूसरी बार उन्होंने कुछ देशद्रोहियों को अपनी ओर मिलाकर रानी को पराजित करने में सफलता पाई, पर वह जीते जी पराजित नहीं हुई। उनके खेत रहने पर ही अमोढ़ा के छोटे से दुर्ग पर यूनियन जैक लहरा सका। रानी तलाश कुंवर अपनी इस वीरता और साहस की स्मृति के रूप में आज भी जीवित हैं। भारतीय नारी रत्नों जैसे रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, चांद बेबी, महारानी कर्मवती, वीरांगना रत्ना आदि ने शौर्य और साहस के क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करके यह सिद्ध कर दिया है कि अन्याय और अनीति से संघर्ष करने का जब समय आता है तो नारियां भी बिजलियां बनकर समरांगण में जूझ सकती हैं। रानी तलाश कुंवर भी उसी परंपरा की रक्षिका थी। इस परंपरा को आज भी पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। आज भी नारी को छुई मुई समझकर उसकी ओर आंख उठाकर देखने वालों को उसका वैसा ही रूप नजर आना चाहिए जैसा रानी तलाश कुंवर ने विदेशी शासकों को दिखाया था। नारी शक्ति की मूर्तिमान प्रतिमा राजकुमारी रत्ना मरु प्रदेश के महाराज रत्न सिंह के सदा खिले रहने वाले मुखमंडल पर आज चिंता की रेखाएं पड़ी हुई थी। वे किसी गहन चिंतन में निमग्न थे। कोई समस्या ग्रंथि बनकर उनके मस्तिष्क को चुनौती दे रही थी। उन्हें अपने भरे पूरे जीवन में एक अभाव खटक रहा था। जब वे समस्या को सुलझा नहीं सके तो उनके मुंह से दीर्घ निश्वास निकल गई। उसी समय उनकी एकमात्र पुत्री रत्ना ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। अपने पिता के मुंह से निकला यह दीर्घ निश्वास और चिंतित मुखमंडल देखकर
रत्ना गहरे सोच में पड़ गई। उसने अपने पिता से पूछा, महाराज, किस सोच में डूबे हुए हैं आप? क्या मुझे उस समस्या को सुनने का अधिकार नहीं है जो आपको व्यथित किए हुए है? कुछ नहीं राजकुमारी। नहीं महाराज, कुछ तो है। आपको मेरी सौगंध, जो आप मुझसे कुछ छुपाएं। हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि हमारे राज्य पर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर आक्रमण करने वाला है। वह जोधपुर के महाराज को परास्त कर जैसलमेर राज्य की ओर बढ़ रहा है। उसके पास विशाल वाहिनी है। आमने सामने युद्ध करने की स्थिति में हमारी पराजय निश्चित है। यहाँ जैसलमेर दुर्ग में रहकर लोहा लें तो खाद्यान्नों की समस्या सामने आएगी। अभी हमारा अन्न भंडार बहुत कम है और फिर इस विकट मरु प्रदेश में अन्न का एक दाना उपलब्ध होना भी कठिन है। तुरंत ही तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। दुर्ग में जो सामग्री है वह 100 सैनिकों के लिए ही पर्याप्त है। यदि सारे सैनिकों को दुर्ग में रखा जाए तो हम भूख से मर जाएंगे, क्योंकि मलिक काफूर आसानी से घेरा नहीं उठाएगा। रत्ना अपने पिता की समस्या सुनकर कुछ क्षण गहन चिंतन में डूबी रही। फिर बोली, तो इसमें चिंता की क्या बात है? आप अपने सैनिकों के साथ दुर्ग से बाहर निकल जाइए और दुर्ग अपने किसी नायक को सौंप दीजिए। दुर्ग की रक्षा के लिए 100 सैनिक छोड़ दीजिए। यही मेरी भी योजना है, किंतु वह नायक मुझे नजर नहीं आ रहा जो दुर्ग की रक्षा करने की वीरता व बुद्धिमत्ता दोनों रखता हो। काश मेरे कोई पुत्र होता। मैं दुर्ग की रक्षा करूंगी महाराज। आपकी रत्ना आपके पुत्र की तरह ही दुर्ग की रक्षा करेगी। उसकी धमनियों में भी वही राजपूती रक्त बह रहा है जो राजपूत वीरांगनाओं को समरांगण में शत्रु से लोहा लेने के लिए और समय पड़ने पर हंसते हंसते जौहर करने के लिए प्रेरित करता है। आप ही तो कहते थे कि मेरी रत्ना बेटी नहीं बेटा है। पालन पोषण भी तो आपने उसी ढंग से किया है। क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? करता हूं बेटी। सचमुच मैं तुम्हारा उचित मूल्यांकन नहीं कर सका था। तुमने मेरी परेशानी समाप्त कर दी है। मैं कल ही दुर्ग से प्रस्थान करता हूं। दूसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही रणबांकुरे राजपूतों की वाहिनी जैसलमेर दुर्ग से निकलकर मरु प्रदेश की ओर बढ़ रही थी। रत्ना ने वीर वेश में सजे अपने पिता के मस्तक पर चंदन का टीका लगाकर आरती उतारी और उन्हें युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए विदा किया। महाराज रत्न सिंह आज बड़े प्रसन्न दिख रहे थे। अपनी पुत्री की नारी सुलभ ममता, सरसता और पुरुष सुलभ दृढ़ता, बुद्धिमत्ता ने उनके पुत्र भाव को दूर कर दिया था। उनके जाते ही रत्ना ने दुर्ग की रक्षा का भार अपने कंधों संभाल लिया। इस घटना को 1 सप्ताह भी नहीं बीता था कि जैसलमेर के पूर्वाकाश में धूल का एक बवंडर उठता दिखाई पड़ा। मरुभूमि में आंधियां उठती ही रहती हैं, इसलिए दुर्गवासियों ने उस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। यह धूलि मलिक काफूर के नेतृत्व में जैसलमेर विजय के लिए आ रही सेना के कारण उड़ रही थी। सेना ने आते ही दुर्ग को घेर लिया। जैसलमेर का विकट दुर्ग यूं ही उनके अधिकार में आ जाना संभव नहीं था, अतः मलिक काफूर को विवश होकर घेरा डालना पड़ा। वह उसे जीतने का उद्योग करने लगा। मलिक काफूर अपनी वीरता व कूटनीति के कारण सारे भारत में प्रसिद्ध हो गया था। साधारण से गुलाम से सेनापति वह अपने उन्हीं गुणों के कारण बना था। उसने कई राजाओं को हराया था। मदोन्मत्त काफूर ने अपने सैनिकों को दुर्ग पर प्रबल आक्रमण करने की आज्ञा दी, किंतु रत्ना भी कम नहीं थी। वह पुरुष के वेश में, कमर में तलवार बांधे, हाथ में धनुष बाण लिए, पीठ पर तरकश बांधे किले में घूमती रहती। अपने थोड़े से सैनिकों से ही उसने ऐसी मोर्चाबंदी की थी कि टिड्डियों की तरह उमड़कर आने वाले शत्रु दल को हर बार पीछे हटना पड़ता। एक दिन शत्रु के सैनिक किले की दीवारों पर चढ़ने लगे। ऊपर से बरसने वाले तीरों की परवाह न करते हुए वे ऊपर ही चढ़े आ रहे थे। उसी समय ऊपर से गर्म तेल, पत्थर, मिर्च घोला हुआ खौलता पानी गिराया गया। फलतः वे अपने इस दुस्साहस का अच्छा फल पा गए। मलिक काफूर को घेरा डाले कई दिन हो गए थे। उसे दुर्ग विजय की कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। उसकी हर चाल का उत्तर रत्ना इस कुशलता व तत्परता से देती थी कि वह अपना सा मुंह लेकर रह जाता। उसने देखा कि उसे यूं युद्ध करते हुए तो दुर्ग पर अधिकार करने में कई वर्ष लग जाएंगे। तब उसने दूसरा रास्ता अपनाया। वह कूटनीतिक चाल खेलने पर उतर आया। सांस धीरे धीरे मरुभूमि पर उतर रही थी। सूरज किसी अज्ञात प्रदेश की यात्रा पर जा रहा था, मरुधरती को छोड़कर। ऐसे ही समय में एक मनुष्य की छाया दुर्ग की ओर अग्रसर हुई और दीवार पर चढ़ने लगी। रत्ना बुर्ज पर खड़ी उसके क्रियाकलाप देख रही थी। उसने कड़क कर पूछा, कौन है?
आपके पिता का संदेशवाहक। आपके पिता का संदेशवाहक? क्या संदेश लाए हो? बोलो। नहीं, आकर बताऊंगा। बताओ, नहीं तो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। उसकी यह चेतावनी अनसुनी करके वह छाया दीवार पर चढ़ती ही रही। रत्ना ने ऊपर से निशाना साधकर तीर छोड़ा। वह धरती पर गिर पड़ा और मर गया। सबने देखा वह शत्रु का सैनिक था। मलिक काफूर ने द्वार रक्षक को घूस देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। उसे काफी सोना दिया गया। द्वार रक्षक पूरी तरह ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ था। उसने राजकुमारी के सामने जाकर सभी बातें कह दी। मलिक काफूर ने वह सोना मुझे इसलिए दिया है कि मैं रात्रि में द्वार खोल दूं, जिससे काफूर अपने चुने हुए सैनिकों के साथ दुर्ग में प्रवेश कर सके। राजकुमारी ने उसकी कर्तव्य निष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि तुम उस समय द्वार खोल देना और मलिक काफूर तथा उसके चुने हुए सैनिकों को भीतर लेकर फिर द्वार बंद कर देना और गुप्त द्वार से मेरे पास आ जाना। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा राजकुमारी ने उसे आदेश दिया था। मलिक काफूर व उसके सैनिकों को भीतर लेकर उसने द्वार बंद कर अपने ताला लगा दिया और अंधेरे में ऐसा लोप हुआ कि उन्हें कुछ पता ही न चला। इस प्रकार काफूर अपने सैनिकों सहित चूहेदानी में फंस कर रह गया। जैसलमेर का घेरा डाले महीनों बीत गए और किला हाथ नहीं आया, वरन उसका चतुर और वीर सेनापति एक लड़की से मात खाकर बंदी हो गया था। यह समाचार जब अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचा तो उसने जैसलमेर विजय करने का इरादा ही छोड़ दिया। जिस देश में ऐसी वीर और बुद्धिमती कन्याएं हों, उन्हें जीत पाना उसके वश में नहीं था। अतः उसने महाराज रत्न सिंह के पास दूत भेजकर संधि कर ली। मलिक काफूर एक गुलाम था। उसे स्नेह, सहानुभूति व मानवतापूर्ण व्यवहार कहीं नहीं मिला था। इसी कारण वह क्रूर हो गया था। उसने रत्ना का दुर्ग की रक्षा करते समय जो रूप देखा था, उससे कुछ भिन्न स्वरूप अपने बंदी काल में देखा। बंदी होते हुए भी उसके व उसके सैनिकों के साथ राजकुमारी ने सहृदयतापूर्ण व्यवहार किया था। उन्हें वही भोजन दिया जाता था जो दुर्ग के सैनिकों को दिया जाता था। जब घेरा लंबा होने लगा, दुर्ग की खाद्य सामग्री कम पड़ने लगी, तो राजकुमारी ने उन्हें अपने सैनिकों की अपेक्षा अधिक ही भोजन दिया। उसके इस मानवीय व्यवहार से वह बहुत प्रभावित हुआ था। राजकुमारी ने उसके शरीर को ही बंदी बनाकर पराजित नहीं किया था, वरन उसके मन को भी पराजित किया था। तलवारों की भाषा जानने वाले इस सेनापति ने यहाँ आकर यह भी देखा कि मनुष्यता में, मानवीय व्यवहार व भावनाओं में एक ऐसी शक्ति होती है जो शस्त्रों से कई गुना श्रेष्ठ होती है। रत्ना ने दुर्ग की रक्षा के साथ साथ अपने दुर्ग में रहने वालों को भी परिवार के कर्ता धर्ता की तरह पाला था। अन्न की कमी होने पर उसने दुर्ग में सबसे कम अन्न खाना आरंभ कर दिया था। दुर्गवासियों के लाख आग्रह करने पर भी उसने उस निश्चित मात्रा में किंचित मात्र भी वृद्धि नहीं की थी। इस कमी से उसका शरीर कुछ दुर्बल हो गया था, किंतु चेहरे की कांति व आत्मिक तेज और भी बढ़ गया था। एक दिन उसने दुर्ग की प्राचीर पर खड़े खड़े देखा कि सुल्तान की सेना अपने डेरे डंडे उखाड़ कर जा रही है। सुदूर मरु प्रदेश से भगवा ध्वज पर आती हुई राजपूत सेना दुर्ग की ओर बढ़ी चली आ रही है। निकट आने पर देखा कि महाराज रत्न सिंह सबसे आगे चप्पल अश्व पर बैठे गर्व से सीना फुलाए जैसलमेर लौट रहे थे। रत्ना के हर्ष का पारावार न रहा। उसने जो वचन अपने पिता को दिया था वह पूरा हो चुका था। दुर्ग में स्वागत सूचक तुरही बज उठी। दुर्ग के द्वार खोल दिए गए। रत्ना ने श्रद्धावनत होकर पिता को प्रणाम किया और उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, सचमुच तूने देश की लाज रख ली। तू बेटी भी है और बेटा भी। आज मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। लोग व्यर्थ ही पुत्र के लिए इच्छा रखते हैं, जबकि पुत्री पुत्र से किसी कदर कम नहीं होती।